के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में कक्षा 11 के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है जीव विज्ञान परिचय। इस अध्याय के जो मुख्य बिंदु है वो है जीव विज्ञान का परिचय। प्राचीन भारत में जीव विज्ञान जिसमें जितने भी भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके बारे में व्याख्या की जाएगी और सजीवता के लक्षण यानी सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं तथा वनस्पति और प्राणियों में क्या विभिन्नताएं हैं वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी मूल रूप से 3 बिंदु हैं: जीव विज्ञान का परिचय, प्राचीन भारत में जीव विज्ञान और सजीवता के लक्षण। आज की हम इस कक्षा में जीव विज्ञान का परिचय और सजीवता के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान का परिचय कल बेसिक नॉलेज तो मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन बुक वाइज हम बात करें तो जो परिचय होता है वो ये होता है कि जीव विज्ञान कब से शुरू हुआ और आज तक क्या हो रहा है वह इस बिंदु में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के बायोस और लॉजियस 2 शब्दों से मिलकर हुई है। मैं एक बार वापस बता दूं, जो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, शाब्दिक उत्पत्ति, वह ग्रीक भाषा के बायोस और लॉजियस शब्दों से मिलकर हुई है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बायोलॉजी शब्द बना जिसका हिंदी अर्थ जीव विज्ञान होता है। इस शब्द का लैटिन भाषा में जिस वैज्ञानिक ने परिवर्तन किया था 1736 के अंदर स्वीडिश वैज्ञानिक हैं कार्ल लिनियस, इन्होंने इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया था। मैं अनुवाद की बात कर रहा हूं। फिर इस बायोलॉजी शब्द का उपयोग जिन जिन वैज्ञानिकों ने जब किया, उपयोग करने का अर्थ है अपनी किताबों में, अपने शोध में शब्दों का, इस जीव विज्ञान शब्द को का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जिन जिन वैज्ञानिकों ने किया उनमें सबसे पहले उपयोग करने वाले थे माइकल क्रिस्टोफ हैनॉक। इन्होंने 1767 के अंदर अपनी बुक और शोध में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। इनके जस्ट तुरंत बाद इस शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक थे JDLVD लेवेंसक्रॉफ्ट। इनका ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सॉरी, और इनका विस्तृत नाम बहुत बड़ा होता है जो याद करने के लिए उसमें डिफिकल्टी होती है। तो जो नाम बड़ा होता है आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख के उसके पीछे वाला नाम लिख दे तो भी सही होता है। तो माइकल क्रिस्टोफ हैनॉक के बाद लेवेंसक्रॉफ्ट थे, उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया था। इनके बाद 1800 ईस्वी में CF वुरचेट और GR ट्रिविरेनस ने इन शब्दों का बहुत ज्यादा उपयोग किया था। ट्रिविरेनस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1802 से लगाकर 1822 तक जीव विज्ञान शब्द की सबसे ज्यादा पब्लिसिटी की थी। आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट किया था, सबसे ज्यादा प्रयोग इनके द्वारा हुआ था। उसके बाद आधुनिक जीव विज्ञान शुरू हो गया था और नाम ये प्रचलन में हो गया था। तो आप समझ चुके होंगे कि किस भाषा से इसका उद्गम हुआ है, किसने इसका लैटिन में वर्णन किया है और किन वैज्ञानिकों ने इनका उपयोग किया है। अब जीव विज्ञान का अध्ययन कब से शुरू हुआ है इस बात की हम विवेचना करते हैं। वैसे हम आपको बताते हैं जब आदिकाल से विज्ञान का तो उपयोग होता ही वो आ रहा है, ये पूरी सृष्टि ही विज्ञान पर ही टिकी हुई है लगभग। लेकिन अध्ययन वास्तविक रूप से कब होना शुरू हुआ तो हिप्पोक्रेट्स का जो समय था, जिसको हम आदिम काल बोलते हैं, आदि मानवों का जो शुरुआती दौर था उसको कहते हैं, तब से यह अध्ययन आरंभ किया गया है, जिसकी विवेचना हम कई शिलालेखों पे देखते हैं, कई जगहों पर इसके छोटे छोटे वो जीवाश्म मिलते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स टाइम से यानी 460 से लगाकर 370 ईसा पूर्व से हम जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, वहां से यह प्रचलन में है। जीव विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, अध्ययन की जो उत्पत्ति हुई है, वो वैज्ञानिक थे यूनानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और एग्जाम जो अपने 11-12 लेवल के होते हैं उनमें भी कई बार यह
पूछा गया है। यूनानी वैज्ञानिक अरस्तु ने जीव विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया था 384 से 322 ईसा पूर्व से। इनके बाद जो इनके शिष्य हैं, अरस्तु के ही शिष्य हैं थियोफ्रास्ट। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। थियोफ्रास्ट ने 2 किताबें लिखी थी और ये अरस्तु के ही शिष्य थे। इनके निर्देशन में इन्होंने 2 किताबें लिखी थी और दोनों वनस्पति शास्त्र पे थी, जिसमें वनस्पति के बारे में लगभग बहुत अच्छी जानकारियां इन्होंने अपनी किताब में दी थी। इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो थियोफ्रास्ट होगा। इनके बाद जो प्रॉपर वे में जीव विज्ञान का जिस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था वो थे एंटोनी वॉन लीएवेनहॉक। मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का भी आविष्कार किया था और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई थी। इनकी ही बदौलत सूक्ष्म जीव, विषाणु, कवक, शैवाल और कोशिका, इनकी आंतरिक संरचना, कोशिका लेवल की संरचना का वर्णन होना शुरू हो गया था। ये अपना शोध 1673 में इन्होंने अपना शोध करना प्रारंभ किया था। इनके बाद जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया था वो थे कैरोलस लीनियस। इनको आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम जब वर्गीकी पढ़ेंगे तो कैरोलस लीनियस को बड़े ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी इनका परिचय है, तो परिचय के रूप में मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने भी 2 किताबें लिखी थी और उसमें करीबन 7,700 पादपों और 4,300 प्राणियों का अलग अलग वर्गीकरण इन्होंने अपने बुक में किया था। वापस बता दूं, लगभग 7,700 वनस्पतियों का वर्गीकरण और 4,300 प्राणियों का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था। इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनके नाम के साथ एक जो और उपलब्धि जुड़ी हुई है वो है द्विनाम पद्धति। इन्होंने लैटिन भाषा के अंदर द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से यह पूछा जाए कि कैरोलस लीनियस का क्या योगदान था, तो आपको 2 ही योगदान याद रखने हैं, द्विनाम पद्धति और पादपों का लैंगिक वर्गीकरण। यह इनकी अमूल्य जो है योगदान था जीव विज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, और आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का इनको जनक माना जाता है। अब हम विगत वर्षों की बात करें तो नाम आता है स्लाइडन और स्वान का। स्लाइडन और स्वान 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। 3 शब्दों का कोशिका सिद्धांत है। इनके सिद्धांत के अनुसार कोशिका मानव शरीर या प्राणी शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। ये कोशिका सिद्धांत का पहला बिंदु है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। पहला बिंदु कोशिका सिद्धांत का क्या है कि कोशिका प्राणी शरीर, चाहे वह वनस्पति हो चाहे वह प्राणी हो, संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। ये पहला बिंदु है। दूसरा जो कोशिका सिद्धांत का बिंदु है वो यह है कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। यानी कोई भी कोशिका अपने आप पैदा नहीं होती है। वह एक, ये मान लीजिए ये एक कोशिका है तो इसी के विभाजन के द्वारा दूसरी कोशिका बनती है और ये कोशिका मृत हो जाती है। जब ये कोशिका मृत होने वाली हो तो उससे पहले इसका विभाजन हो जाता है और ये नई कोशिका का निर्माण कर देती है। तीसरा जो कोशिका सिद्धांत, ये मुख्यतः तो ये 2 ही बिंदु है और कोशिका सिद्धांत में यही आपको लिखना पड़ता है।
उसके बाद जेबी लेमार्क, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जेबी लेमार्क विकासवाद के सिद्धांत के जनक थे। ये सबसे मान्य सिद्धांत है विकासवाद। विकासवाद का मतलब होता है छोटे जीव से लगाकर बड़े जीव का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये सही रूप से व्याख्या करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो जेबी लेमार्क थे। इन्होंने अपने चरणों के द्वारा और हर चरण का इन्होंने प्रायोगिक सत्यापन भी दिया था, इसलिए ये जीव विज्ञान के जो विकास है उनमें अहम योगदान दिखाते हैं। उसके बाद बारी आती है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था, जो आज के समय में भी मान्य है। इस सिद्धांत को किसी ने अभी तक झुठलाया नहीं है। लेमार्क के सिद्धांतों में आपको कुछ कमियां मिल सकती है, लेकिन इनके प्रकृति वर्ण के सिद्धांत में बहुत कम आपको कमियां देखने को मिलेगी। प्रकृति और वर्ण दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको अगर मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूं तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि प्रकृति जीवों को अपनाती है और जीव प्रकृति को अपनाते हैं। इन दोनों के बीच जो सामंजस्य होता है वो एक वर्ण बना लेता है, एक आवरण बना लेता है, और वही प्रकृति वर्ण कहलाता है। और ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उसके बाद बहुत ही विख्यात नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। 1865 से इनका नाम जानना शुरू हुआ था। इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और आनुवंशिकता के क्षेत्र में इनका अतुल्य योगदान है। प्राचीन में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, जो आज के युग में चेकोस्लोवाकिया कहलाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। एक चर्च में पादरी थे। उद्यान मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने लगभग 7 से 8 वर्ष तक कई अनुप्रयोग किए थे। उनका सांख्यिकी विश्लेषण, जो कि किसी वैज्ञानिक ने पहले कभी नहीं किया था, सांख्यिकी विश्लेषण ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और बून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि उस समय ऑस्ट्रिया की एक जानी मानी संस्था थी, उन्होंने इनके शोध पत्र अपनी वार्षिक पत्रिका में छापे थे। विडंबना की बात है, इनकी मौत के 2 साल बाद में इनका नाम विख्यात हुआ था। इनकी मौत के बाद इनको आनुवंशिकता के जनक के रूप में माना जाता है। इनके जो भी परिचय हैं वो जब आनुवंशिकता का चैप्टर आएगा उसमें हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। उसके बाद बारी आती है वॉटसन और क्रिक। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वॉटसन और क्रिक ये श्रेय ले जाने वाले वैज्ञानिक थे। वास्तव में इन्होंने डीएनए की कुंडलीकरण की व्याख्या नहीं की थी, इनके गुरुजी ने की थी। गुरुजी चल बसे और क्रेडिट शिष्य ले गए। गुरु गुड़ चेला शक्कर वाली बात हो गई यहाँ पे कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का प्रतिरूप दिया था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। डीएनए का प्रतिरूप इनके गुरुजी ने दिया था और इन्होंने उस पर बाद में शोध किए। डीएनए के कुंडलीकरण, जो आप द्विकुंडलित आकृति देखते हो, आरएनए की सिंगल कुंडलीकृत आकृति देखते हो, वो इन्होंने उस पर शोध किए थे। और साथ ही डीएनए का जो प्रोटीन संश्लेषण के साथ किस प्रकार से निर्माण होता है वो भी वॉटसन और क्रिक ने 1953 से अपने शोधों में दिया था। उसके बाद एक नाम और आता है रॉबर्ट वुडवर्ड। इनका यह श्रेय था कि इन्होंने पर्णहरित का कृत्रिम संश्लेषण शुरू किया था। पर्णहरित का निर्माण पत्तियों के अंदर होता है, इतनी हमें जानकारी है, लेकिन पर्णहरित का विकास बाहर करना, पत्ती के बाहर पर्णहरित का विकास करना, यह इनका श्रेय था। इनके शोध पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि ये चाहते थे कि मानव की कोशिकाओं के अंदर अगर हम पर्णहरित डाल दें तो आदमी धूप में खड़ा रह जाएगा और अपने आप भोजन बना लेगा, उसको खाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इनके शोध पर बाद में रोक लगा दी गई थी। इंसानों के शोध पर रोक लगा दी थी। इनके अनुप्रयोगों को इंसानों पर करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगर ऐसा होता तो मैं अपने अंदर पर्णहरित के शैल डलवा देता, धूप में खड़ा हो जाता, भूख कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे की बात आती है
जॉन गॉर्डन, इन्होंने नाभिकीय ट्रांसप्लांटेशन किया था। नाभिकीय ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कोशिका के अंदर जो सेल केंद्रक होता है उसका ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने करना शुरू कर दिया था। यानी एक कोशिका का केंद्रक निकालकर किसी और कोशिका में डाल देना, और किसी और का मतलब है कि एक जीव की कोशिका ऐसे जीव कोशिका का केंद्रक ऐसे जीव की कोशिका के केंद्रक में डाल देना जिसका कोई भी आपस में संबंध नहीं है। जैसे कि अगर किसी चीते का की कोशिका का केंद्रक निकालकर अगर बिल्ली की कोशिका के अंदर डाल दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो एक ही जाति के हैं, एक ही वंश के हैं। लेकिन इन्होंने ये ट्रांसप्लांटेशन करना शुरू कर दिया कि एक कोशिका का केंद्रक निकाला और ऐसी जाति में डालना शुरू कर दिया जो दूरों तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। बाद में इनके शोध पर भी प्राणियों का पर जो प्रयोग थे उसको समाप्त कर दिया गया, और ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्लोन बनाना शुरू कर दिया था। अगर क्लोन बनना शुरू हो जाते तो एक आतंकवादी अपने जैसे कई क्लोन बना लेता और फिर आप देख लो। या ऐसा भी हो सकता था कि एक वैज्ञानिक अगर शार्प एबिलिटी वाला है तो वो अपने जैसे कई वैज्ञानिक तैयार कर सकता था। इसके लिए इनके शोध को सिर्फ पढ़ा जाता है, लेकिन इनका प्राणी उपयोग अभी तक नहीं किया जाता है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। डियर स्टूडेंट, मैंने जो अभी तक आपको बताया है वह पूर्ण रूप से परीक्षा में काम आने वाले बिंदु है। वही उन्हीं बिंदुओं को मैंने टटोला है जो जीव विज्ञान के परिचय में पूछे जाते हैं। इस परिचय के बारे में अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो या आप अधिक जानना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो असाइनमेंट का आपके ऐप पर ये बिंदु आता है, ऑप्शन आता है सॉरी, उस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो अपन ने जीव विज्ञान का परिचय अभी तक समझा है, पढ़ा है। आपको जो भी डाउट्स हो मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है। अगला जो अपना बिंदु है वो है सजीवता के लक्षण या सजीवों के लक्षण। यहाँ सजीव वनस्पति और प्राणी दोनों है। यह सवाल 2 या 3 अंकों के लिए पूछा जाता है कि सजीवों के लक्षण बताइए या सजीवों में अंतर बताइए। सजीवों में अंतर यानी प्राणी और वनस्पति में अंतर। पहले हम लक्षणों की विवेचना कर लेते हैं और उसके बाद हम अंतर पर डिस्कशन करेंगे। सजीवता के लक्षण जो मुख्य रूप से हैं वो है गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, जनन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, उपापचय, समय स्थिति का प्रदर्शन, अपनी परिसीमा कायम रखना। ये मुख्य लक्षण है सजीवता के। ये जो लक्षण कोई प्राणी अगर प्रदर्शित करता है तो वह सजीव है, और जो सजीव है वो इन सभी लक्षणों की पालना करेगा। मैं सबसे पहले जिस लक्षण की विवेचना करूंगा वो है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कि कोई भी जीव छोटे से बड़ा होता है, विकास दर्शाता है। चाहे वो विकास वो अपनी शारीरिक स्थिति में हो, चाहे वो मानसिक स्थिति में हो। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट लक्षण होता है वो होता है वृद्धि। इसको समझाने के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जनन, एक मुर्गे का उदाहरण ले तो मुर्गी है वो अंडा देती है, उस अंडे से चूजा निकलता है और वह चूजा बाद में मुर्गा या मुर्गी बनता है। या सबसे बढ़िया एक बीज होता है, बीज से स्पाउट निकलता है यानी छोटा पौधा, उसको हम अंकुर कहते हैं हिंदी में। फिर वह थोड़ा बड़ा होता है, हर्ब कहते हैं या साग कहते हैं, या इसको झाड़ी भी बोल सकते हैं, झाड़ी नहीं साग बोल सकते हैं।
फिर वो सर्प बनता है, इसको हम झाड़ी बोलते हैं, और इसके बाद पेड़ या ट्री बनता है। तो ये जो क्रम है यह वृद्धिद कहलाती है। एक बीज है, छोटा सा बीज है, फिर वो स्पाउट बनता है, अंकुर बनता है, फिर थोड़ा बड़ा होके साग बनता है, फिर थोड़ा बड़ा होके सर बनता है, झाड़ी बनता है, और उसके बाद पेड़ बनता है। तो सजीवों का जो पहला लक्षण है वह यह है कि वह वृद्धि दर्शाते हैं। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वह होता है गति। कोई भी सजीव है वह गति करता है। गति का हम ऐसे अर्थ समझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही नॉर्मली हम समझते हैं। लेकिन पेड़ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं है, तो क्या वो गति नहीं करते? करते हैं। कैसे? एक पेड़ है, हवा चल रही है, वो मूव कर रहा है, तो वो भी मूवमेंट ही है, गति है। यहां गति का मतलब स्पीड से नहीं है, यहां गति का मतलब मूवमेंट से है। यहां गति स्पीड नहीं है, यहां गति मूवमेंट है। पेड़ है, छोटा था और बड़ा हुआ, यानी वह कुछ बड़ा भी तो हुआ, गति हुई है, उसमें मूवमेंट हुआ है, उसके ब्रांचेस बड़े हो रहे हैं, हिल रहे हैं, तो यह मूवमेंट कहलाता है। तो दूसरा जो लक्षण है वह हो गया गति। आशा करता हूं आपको गति और ये जो गति स्पीड और मूवमेंट है इसमें डिफरेंस पता चला होगा। तीसरी चीज है श्वसन। सामान्य रूप से हम श्वसन ये समझते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। आपने 10th क्लास तक या निचले स्तर पर यही चीज समझी होगी कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना श्वसन है। नहीं, श्वसन की जो परिभाषा बनती है वो ये है कि पाचन में या पाचन के पश्चात जो भी भोजन बना है उसको ऑक्सीकृत करके ऊर्जा के रूप में बदलना और उसका किसी भी कार्य में उपयोग करना। उपयोग के पश्चात जो भी CO2 बनती है, क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है तो उसके पश्चात ऊर्जा जलेगी तो CO2 बनेगी। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल जल रहा है तो धुएं के रूप में CO2 निकल रही है। उसी प्रकार जब हम काम करते हैं, जो ऊर्जा हमने खाने के रूप में बनाई है उसको श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत किया जाता है, और जब उस ऊर्जा का दहन होता है तो CO2 गैस बनती है, जिसको वापस शरीर से बाहर निकालना। ये जो पूरा प्रक्रम होता है वह श्वसन कहलाता है। यह नहीं कि आपने ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ दी तो ऑक्सीजन ये श्वसन हो गया, नहीं। वातावरण से ऑक्सीजन को लेना, उसके बाद पाचन के द्वारा जो ऊर्जा बनी है उसको ऑक्सीकृत कर किसी कार्य में खर्च करना, और खर्च करने के पश्चात ऊर्जा के दहन के पश्चात जो CO2 बनती है उसको शरीर से बाहर निकालने का पूरा प्रक्रम श्वसन कहलाता है। और ये प्राणी और वनस्पति दोनों दर्शाते हैं। इसके बाद आती है संवेदनशीलता। यह इंसानों में सबसे ज्यादा पाई जाती है या दृष्टिगोचर होती है, देख सकते हैं, लेकिन संवेदनशीलता सभी प्राणियों और वनस्पतियों में पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई थप्पड़ मारता है तो गुस्सा आता है, यह एक प्रकार की संवेदना है। हम सर्दी, गर्मी, बारिश सभी चीजों को महसूस करते हैं, यह संवेदना है। किसी भी क्रिया के प्रति वापस कोई प्रतिक्रिया करना संवेदना कहलाती है। जैसे एक गर्म तवा है और अगर हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में यह बताना कि आपका हाथ पहले वहां से हटता है या आप चीखते पहले हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चीखते पहले हो या आपका हाथ वहां से पहले हटता है। मैं ये बता रहा हूं कि यह किसी गर्मी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। तो संवेदना है, दुख, सुख, गुस्सा, ये जो भाव है ये संवेदनशीलता कहलाती है। और ये वनस्पति और प्राणी दोनों समझते हैं। प्राणियों में तो आप हम देखते ही हैं, और वनस्पति में मैं बता दूं
छुई मुई का पौधा है जिसको आप टच करते ही वह सिकुड़ जाता है, तो वो उसकी संवेदना है। सूरजमुखी का जो फ्लावर है वो प्रकाश के प्रति, जिधर सूर्य जाएगा उधर घूमेगा, यानी उसके प्रकाश के प्रति उसकी यह प्रतिक्रिया है। वर्दी में आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब बारी आती है जनन की। आपके मन में जनन शब्द आते ही जो परिभाषा आई है वो आपको चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बतानी है। जो वास्तविक है, मैं जो बताऊंगा वो अगर आप बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने चीटिंग करी है, लेकिन आपके जो मन में पहली परिभाषा है, आपको जो पढ़ाई गई है वो परिभाषा आपको देनी है। मैं आपको जनन की परिभाषा बताता हूं। यह सजीवों द्वारा किया जाने वाला वह प्रक्रम है जो जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। यह आपने अभी तक मेरे हिसाब से पढ़ी होगी, लेकिन क्यों करता है भाई, क्यों करता है? जनन करता है ये आपको पता है कि जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। लेकिन इसके पीछे जब क्यों जुड़ता है तब जनन की वास्तविक परिभाषा आती है, और उस क्यों का जो अर्थ है वो है अपने वंश या जाति के अस्तित्व को बचाने ये सब जीवों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। जनन क्यों करता है? क्योंकि वह अपने वंश या जाति के अस्तित्व को बचाए रख सके। अगर मान लीजिए इंसान जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा? आने वाले वियुगत समय में जितने भी इंसान है वो खत्म हो जाएंगे और इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी जनन वह प्रक्रम है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है अपने वंश या जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं, जो आपके मन में परिभाषा थी वो चैट बॉक्स में कमेंट करें, और अब से आपको क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगला जो बिंदु है वो है पोषण। पोषण का अर्थ है जीव को वृद्धि के लिए, गति के लिए या अपनी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा के लिए वो जिस चीजों को ग्रहण करता है वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। एक बार वापस बता दूं, जितनी भी सजीवों के लक्षण हैं उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा, चाहे वह अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो गैंडे जैसा बड़ा जीव हो। अपने जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए उसको पोषण करना ही पड़ता है। यह प्रक्रिया पोषण, सिर्फ खाना ही पोषण है। उसके बाद पोषण के बाद जो प्रक्रिया होती है वो होती है पाचन। जो भी भोजन आपने किया है उसका पाचन होता है। पाचन से अर्थ होता है कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित करना पाचन कहलाता है। पाचन 5 प्रक्रियाओं से चल सकता है। अधिग्रहण होता है, अवशोषण होता है, और उसके बाद 2 प्रक्रम और हैं। तो पाचन की प्रक्रिया सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो भी पोषण आपने लिया है उसमें से ऊर्जा को अलग करने की प्रक्रिया और उसको काम में लगाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। जब भी ये टॉपिक आगे आएगा इसको विस्तृत से हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद का जो प्रक्रम है वह है उत्सर्जन। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास किताबें होगी तो ये प्रक्रम उल्टे सीधे दे रखे हैं, लेकिन जब भी आपके लिखने की बारी आए आप पोषण पहले लिखिए, पाचन बाद में लिखिए, उत्सर्जन उसके बाद में लिखिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। पाचन के बाद शरीर में कुछ अपशिष्ट बच जाता है। अगर आपने कुछ खा लिया है, उसका अवशोषण हो गया है, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी बच जाती है जो शरीर में किसी काम की नहीं है, जिसको हम अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। वापस बता दूं, शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हर जीव में विशेष प्रकार के उत्सर्जन अंग होते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया समझ में आ गई। जब उत्सर्जन की बात आती है तो मल त्याग से ही ज्यादातर समझा जाता है, लेकिन पसीना,
त्वचा से पसीना निकलना भी उत्सर्जन का एक प्रकार है, और शरीर से मूत्र का निकलना भी उत्सर्जन का एक प्रकार है, मल का निकलना भी उत्सर्जन का ही प्रकार है। इसके बाद बारी आती है उपापचय। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उपापचय और पाचन पोषण उत्सर्जन की प्रक्रिया को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को उपापचय कहते हैं। वापस बता दूं, उपापचय क्या है? ये पोषण पाचन उत्सर्जन नहीं है। जितने भी प्रक्रम होते हैं उनसे संबंधित है कि जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रम हमारे शरीर में होते हैं वो उपापचय कहलाते हैं। इनका सीधा संबंध अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। आई होप आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ रखी होगी। इन्हीं से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स क्या है? जैव रसायन है। सजीवों के शरीर से जो रसायन निकलते हैं उनको जैव रसायन कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है समस्थिति का प्रदर्शन। दो शब्दों से मिला है, समान प्लस स्थिति। सजीव किसी भी स्थिति में चला जाए, किसी भी वातावरण में चला जाए, वो अपने शरीर को एक जैसा रखने की प्रक्रिया करती है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आदमी के शरीर का जो औसत तापमान होता है वो 36 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो हमें गर्मी लगती है, और इससे कम होता है, या आसपास के वातावरण का तापमान इससे कम होता है तो हमें सर्दी लगती है। हम क्या करते हैं? जब हमें सर्दी लगती है हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, यानी अपने शरीर के तापमान को 37 डिग्री बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो यही जो गुण है वो सजीवों का एक गुण है कि किसी भी वातावरण में चला जाए वह समस्थिति का प्रदर्शन करता है। उसके बाद जो सबसे अच्छा गुण है वो है अपनी परिसीमा कायम रखना। चाहे इंसान हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, कुछ भी हो, उसको अपनी सीमा मालूम होती है। अगर हमारे सामने गाय आ जाए तो हम उसको आसानी से भगा सकते हैं, और वही शेर आ जाए तो हम आसानी से भाग सकते हैं। यानी हमें अपनी सीमा मालूम है कि हम गाय से तो लड़ सकते हैं लेकिन शेर से नहीं लड़ सकते। तो हमें हमारी सीमाएं मालूम होती है। यही सीमा हर सजीव में होती है। कुत्ता कुत्ते से लड़ सकता है, शेर से नहीं लड़ सकता। बिल्ली बिल्लियों से लड़ सकती है, चूहे पर अटैक कर सकती है, लेकिन कुत्ते से नहीं कर सकती है। तो ये जो सीमा होती है वो सीमा हमें मालूम होती है। इसी के साथ सजीवों के या सजीवता के जो लक्षण है वह समझ में आ जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप चैट बुक में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में जो दो मुख्य बिंदु थे उन पर मैं चर्चा कर चुका हूं। जीव विज्ञान का परिचय मैंने समझाने की कोशिश की है और आई होप आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद सजीवता के जो लक्षण है वह मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें किसी भी प्रकार की अगर आपकी शंका है तो आप कभी भी चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी मैं एक बार आपसे साइंस एकेडमी परिवार की ओर से यह निवेदन करूंगा, क्योंकि समय बहुत ही विकट चल रहा है हमारे सामने, कोरोना का काल चल रहा है, और मैं आपको 2 लाइनें बताना चाहूंगा कि मास्क कफन से छोटा होता है, उसको पहनिए, और जमीन के नीचे की 2 गज की दूरी अपनों से बाहर 2 गज की दूरी से बहुत बड़ी होती है, उसको भी बनाकर रखिए। धन्यवाद।